आयुर्वृद्धि की अवधारणा जैविक विज्ञान में एक मौलिक विषय है जो समय के साथ होने वाले उन जटिल परिवर्तनों का अध्ययन करती है जो जीवों में कार्यात्मक गिरावट और रोग संवेदनशीलता को जन्म देते हैं। ये एक बहुआयामी जैविक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता शारीरिक कार्यों में प्रगतिशील और अपरिहार्य कमी है जो अंततः जीवन के अंत की ओर ले जाती है। कोशिकीय स्तर पर आयुर्वृद्धि को कई प्रमुख तंत्रों द्वारा चिन्हित किया जाता है। डीएनए क्षति, जो पर्यावरणीय कारकों और आंतरिक चयापचय प्रक्रियाओं दोनों से उत्पन्न होती है, मरम्मत तंत्रों को अभिभूत कर सकती है, जिससे उत्परिवर्तन और जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन होते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों के संचय के कारण होता है जो कोशिकाओं के मैक्रोमोलेक्यूल्स को नुकसान पहुंचाता है। कोशिका संवेदनशीलता सेल्यूलर सेनेसेंस एक ऐसी स्थिति है जहां कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं लेकिन एपोप्टोसिस से नहीं गुजरती, बल्कि एक हानिकारक स्रावी फिनोटाइप को बनाए रखती हैं जो आसपास के ऊतकों को प्रभावित करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, प्रोटीन होम्योस्टैसिस का नुकसान और ऑटोनॉमिक असंतुलन भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वृद्धि के सिद्धांतों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: क्रमादेशित सिद्धांत और क्षति या त्रुटि सिद्धांत। क्रमादेशित सिद्धांत ये प्रस्तावित करते हैं कि आयुर्वृद्धि एक जैविक घड़ी द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें विशिष्ट जीन सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं जो आयुर्वृद्धि मार्ग को नियंत्रित करते हैं। इसके विपरीत क्षति सिद्धांत ये दावा करते हैं कि आयुर्वृद्धि समय के साथ कोशिकाओं और ऊतकों को होने वाली संचयी क्षति का परिणाम है, जैसे कि मुक्त कणों से क्षति या डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां। आयुर्वृद्धि की अवधारणा को समझना आयुर्वृद्धि से संबंधित रोगों के लिए हस्तक्षेप और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक सक्रिय अनुसंधान क्षेत्र बना हुआ है जिसका उद्देश्य दीर्घायु के रहस्यों को उजागर करना और स्वस्थ जीवन काल का विस्तार करना है। इस खंड में हम उम्र बढ़ने के अंतर्निहित तंत्रों की गहराई से पड़ताल करेंगे, जो एकल कोशिका के भीतर शुरू होने वाली जटिल प्रक्रियाओं से लेकर पूरे जीव पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों तक फैला हुआ है। हम पहले सेल्यूलर स्तर पर उम्र बढ़ने के मूलभूत कारणों की जांच करेंगे। इसमें टेलोमियर का छोटा होना, माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता, सेनेसेंट कोशिकाओं का संचय और डीएनए क्षति की मरम्मत में कमी जैसी प्रमुख आणविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सेल्यूलर परिवर्तन समय के साथ कोशिकाओं के कार्य करने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे उनके सामान्य कार्यों में बाधा आती है। इसके बाद हम इन सेल्यूलर परिवर्तनों के प्रणालीगत प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे जैसे व्यक्तिगत कोशिकाएं उम्र बढ़ने के लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, वे अंततः ऊतकों, अंगों और अंततः संपूर्ण शारीरिक प्रणालियों के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की शिथिलता संज्ञानात्मक गिरावट में योगदान करती है, जबकि हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं में परिवर्तन हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। इस प्रकार उम्र बढ़ने का अध्ययन केवल व्यक्तिगत कोशिकाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ये सूक्ष्म घटनाएं एक व्यापक प्रणालीगत गिरावट में कैसे परिवर्तित होती हैं, जो समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रभावित करती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने के लिए कालानुक्रमिक और जैविक उम्र के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। कालानुक्रमिक उम्र हमारे जन्म से अब तक के वर्षों की संख्या है, जो कैलेंडर पर निर्धारित एक निश्चित और अपरिवर्तनीय माप है। ये सभी व्यक्तियों के लिए एक समान गति से आगे बढ़ती है। इसके विपरीत जैविक उम्र हमारे शरीर के भीतर कोशिकाओं और ऊतकों की वास्तविक शारीरिक स्थिति और उनके कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है। ये जीवन शैली, आनुवांशिकी, पोषण और पर्यावरण जैसे विभिन्न कारकों का एक जटिल परिणाम है। एक व्यक्ति जिसकी कालानुक्रमिक उम्र 50 वर्ष है, उसकी जैविक उम्र 40 वर्ष हो सकती है यदि उसकी जीवन शैली स्वस्थ है, या 60 वर्ष हो सकती है यदि उसके स्वास्थ्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह अंतर हमें बताता है कि जबकि समय का पहिया सभी के लिए समान रूप से घूमता है, हमारे शरीर का आंतरिक घंटा हमारी पसंद और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न गति से चल सकता है। जैविक उम्र वो क्षेत्र है जहां हम सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों में उम्र बढ़ने की दर और पैटर्न में उल्लेखनीय विविधताएं पाई जाती हैं।
कुछ जीव जैसे छोटे कीड़े या कृंतक अपना पूरा जीवन काल कुछ हफ्तों या महीनों में ही पूरा कर लेते हैं, जहां उनकी वृद्धि, प्रजनन और बुढ़ापा तीव्र गति से होते हैं। इसके विपरीत समुद्री कछुए, व्हेल और कुछ वृक्ष प्रजातियां सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जहां उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया असाधारण रूप से धीमी होती है। यह विविधता केवल जीवन काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बुढ़ापे के शारीरिक और कार्यात्मक परिवर्तनों के पैटर्न में भी देखी जाती है। कुछ प्रजातियां वृद्धावस्था में अचानक और तीव्र गिरावट का अनुभव करती हैं, जबकि अन्य धीरे-धीरे और लगातार कार्यक्षमता बनाए रखती हैं। इन भिन्नताओं को निर्धारित करने में आनुवांशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय दबाव, चयापचय दर और मरम्मत तंत्र की दक्षता जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समझना कि विभिन्न प्रजातियां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करती हैं, मानव बुढ़ापे के रहस्यों को खोलने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मरणासन्नता या मृत्यु दर जीवन की एक मौलिक और अपरिहार्य सच्चाई है। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के लिए प्राकृतिक समापन है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह शरीर के सभी जैविक कार्यों जैसे हृदय गति, श्वसन और मस्तिष्क गति का स्थायी रूप से बंद हो जाना है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जीवित प्राणियों पर लागू होती है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या तुच्छ क्यों न हों। मरणासन्नता हमें अपने सीमित अस्तित्व की याद दिलाती है, जिससे हम जीवन के मूल्य को समझने और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह जीवन की यात्रा का अंतिम चरण है, जो हमें इस यात्रा के अर्थ पर विवश करता है। जैविक मृत्यु के संकेत नैदानिक और कोशिकीय दोनों स्तरों पर परिलक्षित होते हैं। नैदानिक रूप से मृत्यु का प्राथमिक निर्धारण हृदय गति और श्वसन का स्थायी रूप से रुकना है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की सभी गतिविधियों का अभाव होता है। ये विस्पष्ट अवलोकन है जो चिकित्सा पेशेवर मृत्यु की पुष्टि के लिए उपयोग करते हैं। कोशिकीय स्तर पर मृत्यु एक सूक्ष्म लेकिन जटिल प्रक्रिया है जो ऊर्जा उत्पादन के पतन के साथ शुरू होती है। कोशिकाएं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी पर निर्भर करती हैं। इसकी कमी से महत्वपूर्ण कोशिकीय कार्यों का अवरोध होता है। इसके समानांतर कोशिका झिल्ली अपनी अखंडता खो देती है, जिससे कोशिकाएं अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती हैं और अंततः टूट जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे महत्वपूर्ण अंगक कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे अपरिवर्तनीय कोशिकीय क्षति का एक झरना प्रभाव शुरू हो जाता है। ये नैदानिक और कोशिकीय परिवर्तन मिलकर अंगों और ऊतकों में अपरिवर्तनीय क्षति को जन्म देते हैं, जो जैविक मृत्यु की वैज्ञानिक और चिकित्सा परिभाषा का आधार है। मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है। हम इसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं: प्राकृतिक, दुर्घटनाजन्य और रोगजन्य। प्राकृतिक मरणासन्नता, जिसे प्रायः वृद्धावस्था या जीवन चक्र के स्वाभाविक समापन के रूप में देखा जाता है, शरीर के अंगों के धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देने से संबंधित है। यह जीवन की एक शांतिपूर्ण और अपेक्षित परिणति होती है। दूसरी श्रेणी दुर्घटनाजन्य मरणासन्नता है, जो किसी अप्रत्याशित बाहरी घटना या चोट के कारण होती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं या आकस्मिक आघात। इसमें अंत अकस्मात और अप्रत्याशित होता है। तीसरी श्रेणी रोगजन्य मरणासन्नता है, जो किसी गंभीर बीमारी, संक्रमण या शारीरिक प्रणाली की विफलता के कारण होती है। इसमें मृत्यु एक जटिल और अक्सर लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है, जहां शरीर की आंतरिक प्रणालियां धीरे धीरे या तेजी से निष्क्रिय होती जाती हैं। इन तीनों प्रकारों को समझना हमें मृत्यु की व्यापकता और उसके बहुआयामी स्वरूप को स्वीकार करने में सहायता करता है। आज की हमारी यात्रा में हम जीवन के एक ऐसे पहलू पर विचार करते हैं जो अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक और अटल है: मृत्यु। यह कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन के विशाल अविराम चक्र का एक अनिवार्य चरण है। प्रत्येक सजीव प्राणी, चाहे वो एक छोटा कीड़ा हो या एक विशाल वृक्ष, एक सूक्ष्म जीव हो या एक जटिल मानव, इस अंतिम गंतव्य की ओर अग्रसर होता है। यह जैविक प्रक्रिया प्राकृतिक चयन का एक अभिन्न अंग है, जो नई जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखती है।
मृत्यु जीवन की कहानी का अंतिम अध्याय है जो जन्म के साथ ही लिखा जाता है। यह हमें नश्वरता की याद दिलाती है और जीवन के हर पल के मूल्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, जहां एक रूप का अंत दूसरे के लिए प्रारंभिक बिंदु बन सकता है। मृत्यु का ये सार्वभौमिक पहलू हमें विनम्रता सिखाता है और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने में मदद करता है। आज हम अनंतता का भ्रम, क्या कुछ जीव अमर है, पर विचार करेंगे। ये प्रश्न हमें जीवन की मौलिक प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीवों की पहचान की है जिन्हें जैविक रूप से अमर माना जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी या अमर जेलीफिश है। ये जीव अपनी जीवन चक्र को बार बार उलट सकता है, परिपक्व अवस्था से युवा पॉलीप अवस्था में वापस लौट सकता है। सिद्धांत रूप में ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरता, हालांकि ये अमरता एक भ्रम मात्र है। ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी जैसे जीव शिकारियों, बीमारियों या पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों के कारण मर सकते हैं। उनकी अमरता केवल बुढ़ापे की प्रक्रिया को चकमा देने की क्षमता तक ही सीमित है, न कि सभी प्रकार की मृत्यु को टालने की। अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में सेल्युलर सेनेसेंस नामक प्रक्रिया होती है, जहां कोशिकाएं एक निश्चित संख्या में विभाजन के बाद बढ़ना बंद कर देती हैं और अंततः मर जाती हैं। यह तंत्र एक प्राकृतिक सीमा है जो अमरता के विरुद्ध खड़ी है। अमरता का ये विचार हमें जीवन, मृत्यु और जैविक विकास के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु की अनिवार्यता केवल मानव अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है। जानवरों की दुनिया में भी हम मृत्यु के प्रति कई प्रकार के व्यवहार और रीति रिवाज देखते हैं, जो अक्सर गहरे और विस्मयकारी होते हैं। हाथी विशेष रूप से अपने मृत साथियों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। वे मृत शरीर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसे सूंड से छूते हैं और कभी-कभी पत्तों या मिट्टी से ढकने का प्रयास भी करते हैं। यह व्यवहार महीनों तक जारी रह सकता है, जो उनके मजबूत सामाजिक बंधनों और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी और बबून अक्सर अपने मृत बच्चों को लंबे समय तक अपने साथ रखते हैं, उन्हें ले जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, भले ही शरीर क्षय होना शुरू हो जाए। यह व्यवहार हानि के प्रति उनके भावनात्मक लगाव और दुख को दर्शाता है। कुछ पक्षी प्रजातियों में भी जागरूकता देखी गई है, जहां वे एक मृत साथी के आसपास एकत्रित होते हैं। जबकि ये व्यवहार अक्सर सहज और अंतःप्रेरित होते हैं और मानव मृत्यु अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक जटिलताओं से भिन्न होते हैं, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मृत्यु का प्रभाव प्रजातियों की सीमाओं से परे है। यह हमें प्रकृति में जीवन और हानि के सार्वभौमिक चक्र की याद दिलाता है। मृत्यु मानवीय अस्तित्व का एक अपरिहार्य सत्य है, जिसकी धारणाएं और अनुष्ठान दुनिया भर की संस्कृतियों में नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं। कुछ समाजों में मृत्यु को शाश्वत जीवन के मार्ग या पूर्वजों के साथ पुनर्मिलन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद जीवन की विस्तृत तैयारी की जाती थी, जबकि कई स्वदेशी संस्कृतियां आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा के निरंतर अस्तित्व में विश्वास रखती हैं। इसके विपरीत पूर्वी दर्शन जैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के चक्र पर जोर देते हैं, जहां आत्मा एक नए शरीर में स्थानांतरित होती है और मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य होती है। वहीं कुछ अन्य संस्कृतियां मृत्यु को अस्तित्व के पूर्ण अंत के रूप में देखती हैं, जहां ध्यान दिवंगत व्यक्ति के जीवन का सम्मान करने और शेष समुदाय को सहारा देने पर केंद्रित होता है। इन भिन्न धारणाओं के परिणाम स्वरूप अनुष्ठानों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित हुई है। इनमें मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए अंतिम संस्कार, शोक की विशिष्ट अवधियां और आत्मा को याद करने और सम्मान देने हेतु स्मारक समारोह शामिल हैं। मेक्सिको का डॉन डे मुर्टोस मृत्यु का एक जीवंत उत्सव है, जबकि कई पश्चिमी संस्कृतियों में अंतिम संस्कार अक्सर गंभीर और औपचारिक होते हैं। इन अनुष्ठानों का प्राथमिक उद्देश्य शोक संतप्तों को सांत्वना प्रदान करना, दिवंगत आत्मा का सम्मान करना और जीवन व मृत्यु के बीच के संक्रमण को औपचारिक रूप देना है। ये प्रथाएं समाज को दुख से निपटने और एकजुटता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये विविधताएं सभी मानव संस्कृतियों में मृत्यु के सार्वभौमिक महत्व और इसके प्रति हमारी गहरी प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं।
प्रत्येक जीवन चक्र के समापन पर प्रकृति एक अनिवार्य प्रक्रिया को सक्रिय करती है, जिसे अपघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया मृत जैविक पदार्थ को उसके मूलभूत घटकों में तोड़कर पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करती है। कवक, जीवाणु और विभिन्न अपघटक जीव इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं, जिससे नए पौधों का विकास होता है और नए जीवन का पोषण होता है। ये चक्र पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने, मिट्टी की उर्वरता को सुनिश्चित करने और जैव विविधता का समर्थन करने के लिए अपरिहार्य है। जीवन और मृत्यु का यह सहजीवी संबंध ग्रह पर निरंतर जीवन के लिए एक स्थायी नींव प्रदान करता है। हमारी अगली स्लाइड प्रजातियों में जीवन प्रत्याशा में भिन्नताएं पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता पर प्रकाश डालती है। हम विभिन्न प्रजातियों के जीवन काल में नाटकीय अंतर क्यों होते हैं, इसका अन्वेषण करेंगे। कुछ कीट जैसे मई मक्खियां केवल एक दिन के लिए जीवित रहती हैं, जबकि विशालकाय कछुरी, बोहेड व्हेल और कुछ पेड़ जैसे रेडवुड सैकड़ों या हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ये भिन्नता केवल संयोग नहीं है, बल्कि जटिल जैविक और पर्यावरणीय कारकों का परिणाम है। जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में प्रजाति का आकार, उसके चयापचय दर, उसके प्राकृतिक आवास में उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता और मात्रा, शिकारी दबाव और उसकी आनुवांशिक संरचना शामिल है। उदाहरण के लिए, धीमी चयापचय दर और सुरक्षित वातावरण वाले बड़े जीवों की जीवन प्रत्याशा अक्सर अधिक होती है। इसके विपरीत छोटे जीवों को उच्च चयापचय और अधिक शिकारी दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवनकाल छोटा होता है। ये विकासवादी अनुकूलन प्रत्येक प्रजाति को अपनी विशिष्ट पारिस्थितिक भूमि में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए इष्टतम जीवनकाल विकसित करने में मदद करते हैं। इन भिन्नताओं का अध्ययन हमें जीवन की जटिलताओं और हमारे ग्रह पर मौजूद जैव विविधता की गहरी समझ प्रदान करता है। यह स्लाइड विकास और मृत्यु दर जीवित रहने के लिए अनुकूलन के गहन संबंध पर प्रकाश डालती है। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की एक सतत गाथा है। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए अनवरत रूप से विकसित होती है। यह विकासवादी प्रक्रिया मृत्यु दर द्वारा गहराई से प्रभावित होती है, जो कम अनुकूलित जीवों को हटाकर प्रजातियों के जीन पूल को आकार देती है। यह एक कठोर वास्तविकता है, लेकिन यही वह प्रेरक शक्ति है जो मजबूत, अधिक लचीली और बेहतर अनुकूलित विशेषताओं के प्रसार को सुनिश्चित करती है। बदलते जलवायु पैटर्न्स, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य पर्यावरणीय दबावों के कारण प्रजातियों को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए लगातार अनुकूलन करना पड़ता है। मृत्यु दर इस संदर्भ में केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक है जो प्रजातियों के निरंतर विकास और अनुकूलन को बढ़ावा देता है, जिससे जीवन की शाश्वत यात्रा सुनिश्चित होती है। मृत्यु दर डेटा का विश्लेषण जनसंख्या गतिकी को समझने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम ऐतिहासिक रुझानों की जांच करके शुरू करते हैं, जो हमें समय के साथ हुए व्यापक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करते हैं, जैसे कि महामारियों, चिकित्सा प्रगति और सामाजिक सुधारों के कारण हुए महत्वपूर्ण बदलाव। उम्र विशिष्ट मृत्यु दर डेटा में गहराई से उतरना हमें ये स्पष्ट तस्वीर देता है कि विभिन्न आयु वर्ग कैसे प्रभावित होते हैं, जो जीवन प्रत्याशा में परिवर्तनों और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मृत्यु दर में परिवर्तन का जनसंख्या वृद्धि दर, इसकी आयु संरचना और भविष्य की पीढ़ीगत संतुलन पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आंकड़ों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और आर्थिक विकास रणनीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे समाज के लिए सतत विकास सुनिश्चित होता है। उम्र बढ़ने की अपरिहार्य यात्रा में आनुवंशिकी एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में निहित आनुवंशिक कोड हमारी जीवन प्रत्याशा और उम्र बढ़ने की दर दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। विरासत में मिले जीन कई जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनमें डीएनए की मरम्मत, कोशिका विभाजन और तनाव के प्रति प्रतिक्रिया शामिल है, जो सभी उम्र बढ़ने की गति को सीधे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, टेलोमियर, जो हमारे गुणसूत्रों के सुरक्षात्मक सिरे होते हैं,
प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं। इन टेलोमियर की लंबाई को नियंत्रित करने वाले जीन और सिरटोइन जैसे अन्य जीन जो सेल्यूलर स्वास्थ्य और मरम्मत में शामिल हैं, हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक हैं। इन आनुवंशिक कारकों को समझना हमें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दीर्घायु केवल आंतरिक आनुवंशिक कारकों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों से भी गहराई से प्रभावित होती है। हम जिन वातावरणों में रहते हैं, वे हमारे जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। आज वायु और जल प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय बन गए हैं। जहरीली हवा में सांस लेने और दूषित पानी पीने से श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारी जीवन प्रत्याशा को सीधे कम करती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। अत्यधिक गर्मी की लहरें, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं न केवल तत्काल खतरे पैदा करती हैं, बल्कि ये खाद्य और जल सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं, जिससे पोषण संबंधी कमी और संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। इसके अतिरिक्त हमारे परिवेश में मौजूद रासायनिक और पर्यावरणीय विषैले पदार्थ जैसे कि कीटनाशक, भारी धातुएं और औद्योगिक प्रदूषक दीर्घकालिक बीमारियों के विकास में योगदान करते हैं। इन अदृश्य खतरों का सामना करने से कैंसर, न्यूरोडीजेनरेटिव विकार और हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु पर गहरा असर डालते हैं। इन बाहरी कारकों को समझना और उनसे निपटना मानव दीर्घायु के लिए एक स्वस्थ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आयु संबंधी बीमारियों का उदय हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे वैश्विक जनसंख्या वृद्ध होती जा रही है, वैसे वैसे मधुमेह, हृदय रोग, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी पुरानी बीमारियों का प्रसार भी बढ़ रहा है। ये स्थितियां अक्सर एक साथ कई रूपों में प्रकट होती हैं, जिससे निदान और उपचार अत्यंत जटिल हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी आनुवंशिक बनावट और जीवन शैली के कारण एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है, जिसमें अस्पतालों, क्लिनिकों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं पर बोझ बढ़ रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आयु संबंधी बीमारियों की गहरी समझ विकसित करने, नए उपचार विकसित करने और रोकथाम रणनीतियों को मजबूत करने के लिए निरंतर और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान में निवेश करना होगा। ये नवाचार और सहयोग का आह्वान है, ताकि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकें जहां लंबी उम्र एक आशीर्वाद हो, न कि बीमारियों का बोझ। आज हम मृत्यु के बाद का जीवन वैज्ञानिक बनाम दार्शनिक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। यह विषय मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जिस पर सदियों से चिंतन होता रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकन पर आधारित है। तंत्रिका विज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान ये सुझाते हैं कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधि का एक उत्पाद है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक प्रमाणों की अनुपस्थिति में मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के अस्तित्व के दावे को सिद्ध करना कठिन माना जाता है। यह एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है, जो भौतिक जगत के नियमों पर केंद्रित है। इसके विपरीत दार्शनिक दृष्टिकोण चेतना, आत्मा और मेटाफिजिक्स के गैर भौतिक पहलुओं की पड़ताल करता है। विभिन्न दार्शनिक परंपराएं और धार्मिक विश्वास प्रणालियां आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद चेतना के किसी अन्य रूप में जारी रहने की संभावना पर विचार करती हैं। दार्शनिक तर्क अक्सर अंतर्ज्ञान, तर्क और नैतिक आयामों पर आधारित होते हैं, जो सीधे तौर पर वैज्ञानिक माप या प्रयोग के अधीन नहीं होते। ये दोनों दृष्टिकोण जीवन के इस अंतिम प्रश्न को समझने के लिए मौलिक रूप से भिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं। एक ओर विज्ञान भौतिक प्रमाणों और मापनीय घटनाओं पर निर्भर करता है, वहीं दूसरी ओर दर्शनशास्त्र, तर्क, अवधारणात्मक विश्लेषण और मानव अनुभव की व्यापकता को शामिल करता है। यह स्लाइड इन दो शक्तिशाली लेंसों को प्रस्तुत करती है, जिनके माध्यम से हम मृत्यु और उसके बाद की संभावनाओं पर विचार करते हैं। एक ऐसे प्रश्न को संबोधित करती है जिसका उत्तर अभी भी मानव ज्ञान की सीमाओं पर खड़ा है।